वो जब से वापस आई थी वो बहुत उदास थी। एक लम्हे के लिए भी जैसे सुकून नहीं था। दादी ने 2-3 दफ़ा उसकी परेशानी को नोट किया। क्या बात है, तू इतनी परेशान क्यों है? कोई परेशानी की बात है तो मुझे बता। तू तो ज़रान को खुशखबरी सुनाने जा रही थी ना कि तू रुखसती के लिए तैयार है। अब अचानक से क्या हो गया जो तू इस तरह मुंह बनाकर बैठी है? दादी उससे पूछने लगी। वो तो और ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं दादी, मुझे छोड़कर चले गए। वो अपने किसी काम के लिए मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे। मैं उन्हें कितनी कॉल्स कर चुकी हूँ। वो परेशानी से अपना फ़ोन उसके सामने रख चुकी थी। जहाँ वो ज़रान को कभी व्हाट्सएप पर तो कभी उसके नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मजाल थी जो ज़रान उसे तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने दे, वो उसका फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। बहुत नखरे चढ़ गए हैं इसको। मैं सेट करती हूँ इसकी, फ़िक्र मत कर, तू बिल्कुल बेफ़िक्र हो जा। अगर वो नाराज़ है तो उसकी नाराज़गी मैं दूर कर दूँगी। वैसे भी कल सुबह वो लोग तुम लोगों को रास्ते में ज्वाइन करेगा। ये बात अभी बारीक बता रहा था सबको बाहर कि ज़रान अपने किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ है, तो वो रास्ते में तुम लोगों के साथ आ जाएगा। तुम्हारे सारे मामलों का हल मैं निकाल लूँगी। बस अब तुम उदास मत होना मेरी बच्ची। वो उसे अपने साथ लगाते बोली तो वो कुछ हद तक रिलैक्स हो गई। अम्मी, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? ऐसे कैसे मुमकिन है? इस तरह से रुखसती नहीं होती और ना ही आप लोग इस तरह से इजाज़त देंगे। ख़ानदान बरादरी है हमारी और मैं हरगिज़ इस तरह से रुखसती के हक़ में नहीं हूँ। सुबह के वक्त जब सब लोग जाने को तैयार थे तो दादी ने सब बड़ों को अपने कमरे में बुलाया था और कहा था कि ज़रान को घर पर बुलाएं ताकि वो रुखसती कर सकें। उसामा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब भी बोल रही हूँ, ज़रान के किसी भी मामले में तुम बोलने का हक़ नहीं रखते हो। और जो कुछ तुम कर चुके हो ना, वो बस वही ठीक है। अल्लाह अल्लाह करके बच्चा रुखसती के लिए राज़ी हुआ है। मैं अब मज़ीद देर नहीं करूँगी। बुलाओ ज़रान को आज ही, मैं सादगी से रुखसती करूँगी। और वैसे भी इबादत मेरी मर्ज़ी से इस घर में आई है ना, तो मैं अपनी मर्ज़ी से उसे उसके शोर के साथ रुखसत करना चाहती हूँ, जिसमें कुछ भी गलत नहीं। वो कहते हुए फ़ोन मिला रही थी जबकि दूसरी जानिब से फ़ोन उठा लिया गया था। जी दादी, इन लोगों से कहें कि वो घर से निकले, मैं भी होटल से निकल रहा हूँ। रास्ते में इन लोगों को ज्वाइन करूँगा। कान खोल कर सुन लो मेरी बात लड़के, तुमने 2 दिन से मेरी इबादत को तंग करके रखा हुआ है। समझते क्या हो तुम अपने आप को? राजकुमार हो कहीं के? वो सख्ती से पूछने लगी तो ज़रान के लबों पर मुस्कुराहट आई। जी दादी, माशाल्लाह से मेरी दादी तो मुझे राजकुमार ही कहती हैं। उसने शरारत से कहा। खामोश गुस्ताख, मेरी बेटी से नाराज़ होने की या उसे तकलीफ़ पहुंचाने की गलती से भी गलती मत करना। वो बाहर की तरफ कदम उठाती अपनी बहू का हाथ थाम चुकी थी, जबकि उनके साथ ही बाकी लोग भी बाहर आए थे। अब तुम ठीक से और ध्यान से मेरी बात सुनो। वो नाराज़गी से गोया हुई तो ज़रान भी अलर्ट हुआ। जी दादी, मैं तो उससे नाराज़ नहीं हूँ और ना ही ऐसा कुछ है, बस थोड़ा मसरूफ़ था इसलिए फ़ोन अटेंड नहीं कर सका। उसने बात बनाने की कोशिश की लेकिन जानता था कि मामला दादी तक पहुँच चुका है। मैं अपनी इबादत को सादगी से रुखसत कर रही हूँ, मतलब तुम्हारे हवाले कर रही हूँ अभी और इसी वक्त। मेरा दिल तो चाह रहा था कि तुम इस वक्त यहाँ होते और ख़ुद अपनी दुल्हन को लेकर जाते, लेकिन तुम्हारी दुल्हन तुम तक आ रही है। वो बाहर निकलते काफ़ी ऊंची आवाज़ में बोल रही थी और उनके ये अल्फाज वहाँ लोग मौजूद सब सुन रहे थे। दादी, इस तरह से सबसे पहले होश बारीक कोई आया था जब उन्होंने हाथ उठाकर उसे खामोश करवाया था। मैं अब इस मामले में कोई ताख़ीर नहीं चाहती। तुम दोनों के वापस आने पर धूमधाम से वलीमा होगा और मुझे तुम्हारी तरफ से कोई भी शिकायत मिली तो मैं तुम्हारे कान खींचूंगी। याद रखना, अगर तुमने मेरी इबादत को तंग किया या इससे कोई भी फजूल बात की तो याद रखना वापस तुम्हें मेरे ही पास आना है। वो काफ़ी सख्ती से बोल रही थी जबकि ज़रान अपनी मुस्कुराहट के साथ अपना बैग उठाए कमरे से निकल गया। अपनी इबादत से भी पूछ लीजिएगा वो रुखसत होना भी चाहती है या नहीं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगी दादी, उसकी मर्ज़ी से ही होगा जो भी होगा। वो सीढ़ियाँ उतरते ड्रामाई अंदाज में बोला। वो मेरी मर्ज़ी पर चलती है, अपनी मर्ज़ी पर नहीं। अगर मैंने कह दिया कि रुखसती होगी तो मतलब हो गई। अब वो अब से तुम्हारी बीवी है। उन्होंने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया जबकि ज़रान जल्दी से होटल से बाहर निकला। वैसे तो उन लोगों को यहाँ पहुँचने में तकरीबन 1 घंटा लगना था, लेकिन उसकी बेचैनी हद से सिवा थी। वो बस किसी भी तरह से इबादत तक पहुँच जाना चाहता था, उड़कर ही वो बस कैसे भी इबादत तक पहुंचना चाहता था। और अब तो दादी ने इजाज़त दे दी थी, मतलब अब वो उसकी बीवी थी। वो हर तरह से उस पर हक रखता था और यकीनन अब तो इबादत भी उससे दूर नहीं भागने वाली थी और उसके लिए यही खुशी काफ़ी थी। वो बस जल्द अज जल्द उस तक पहुंच जाना चाहता था। उनकी बस रवाना हो चुकी थी। बस में काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ था। इज़ा और इबादत एक साथ बैठी थीं जबकि इज़ा इबादत को तंग कर रही थी। आज इज़ा भी काफ़ी खुश लग रही थी। ये ट्रिप उसकी सेहत पर अच्छा असर डालने वाला था और इज़ा को खुश देखकर उसके भाई भी खुश थे। यार अरूज, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? हर वक्त खामोश रहती हो, ऐसा क्यों? हम सबका साथ क्या तुम्हें पसंद नहीं है? इज़ा ने अरूज को मुखातिब करते हुए कहा था।
जो खिड़की के बाहर के नज़ारे ले रही थी। इज़ा, इसे छोड़ो, तुम अपना काम करो यार, इंजॉय करो, इस ट्रिप को एंजॉय करो। यहाँ लोगों की उम्मीद में बैठना बेकार है, फजूल उम्मीदें लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अरूज कोई जवाब देती जब उससे पहले शहीर बोल उठा। तुम दोनों में कोई लड़ाई चल रही है क्या? आपके बारीक ने पूछा। नहीं तो, अरूज ने पूछा। कुछ नहीं चल रहा भैया, छोड़ें, वो मुंह बनाकर बोला था। क्या हुआ है शहीर, सब ठीक है ना? बारिक ने परेशानी से पूछा। जो भी हुआ होगा इसमें सारा कसूर शेरी भैया का ही होगा, वो बेचारी तो कुछ बोलती नहीं। इज़ा फ़ौरन से बोली तो वो अपनी बहन को देख कर रह गया। तुम मेरी बहन हो, उसने बताना ज़रूरी समझा, लेकिन मैं औरतों के हक़ के मामले में बिल्कुल अपने भाइयों का साथ नहीं दूंगी। खबरदार, जो मेरी भाभी पर जुल्म किया। वो उसे देखते हुए बल्कि घूरते हुए बोली तो उसके लफ्ज़ जुल्म पर वो आंखें फाड़े उसे देखने लगा तो अरूज की हंसी निकल गई और उसे हंसते देखकर शहीर का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। बारिक भैया इबादत पूछ रही हैं कि ज़रान भैया कहाँ मिलेंगे हमसे, हम उनके पास पहुँचेंगे। कब तक हम उनके पास पहुँचेंगे? अब तक तो पहुँच जाना चाहिए। हम अभी तक पहुँचे क्यों नहीं? इज़ा ने बारिक को आवाज़ देकर पूछा। मामू ये झूठ बोल रही है, मैंने नहीं पूछा, इबादत ने परेशानी से कहा। अरे मैं कहाँ झूठ बोल रही हूँ, तुमने अभी तो पूछा कि हम कहाँ पहुँचे हैं। वो उसे घूर कर शरारत से बोली। हाँ तो मैंने ये पूछा कि हम कहाँ पहुँचे हैं, ये कब पूछा कि हम ज़रान से कब मिलेंगे? उसकी शरारत ने उसे अच्छा खासा पजल कर दिया था। अच्छा तुम ये पूछ रही थी, मुझे लगा शायद तुम्हें मेरे भाई से मिलने की जल्दी होगी। खैर फिक्र मत करो, भैया अभी रास्ते में हमें ज्वाइन कर लेंगे। वो फिर से शरारत से बोली थी, जबकि उसकी शरारत समझकर सब लोग मुस्कुरा दिए। इंसान बन जाओ तुम, बारिक के पास बैठी जोरिश ने कहा था। मैं तो इंसान ही हूँ भाभी, बस अपनी इस नई नवेली भाभी को इंसान से दुल्हन बनाने की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। अच्छा भैया आएंगे तो तुम मेरे पीछे छुप जाना, वो एक दफ़ा फिर उससे मुखातिब हुई थी। इज़ा की बच्ची, खामोश होकर बैठो तुम, वरना आप पिटोगी मुझसे। इबादत ने तंग आकर कहा। लो जी, भलाई का तो ज़माना ही नहीं, एक तो मैं इसे भैया की नज़रों से बचाने की कोशिश करूंगी, ऊपर से ये मुझे पीटने की बातें कर रही है। ठीक है, जाकर भैया के साथ वाली सीट पर बैठ जाना। वो मुंह बनाकर उसके करीब से उठती ज़बर के पास जा बैठी। जबकि बस रुक चुकी थी, उसने हैरत से इज़ा की तरफ देखा और फिर सामने सड़क की तरफ, जहाँ वो तेज़ी से चलता हुआ बस की साइड पर ही आ रहा था। उसके दिल की धड़कनें मुंतशिर हो चुकी थी, घबराहट में इजाफा होने लगा। वो बस के साथ बिल्कुल जुड़कर बैठी थी। वो नहीं जानती थी कि ज़रान कहाँ आकर बैठेगा, लेकिन उसने गैर इरादी तौर पर ही अपने साथ वाली खाली जगह को देखते हुए बाहर देखा था। वो बस पर सवार होकर सबसे मिलने लगा, जबकि एक नज़र उसने इबादत को देखा और फिर ईसा के पास आया जो कब से वेट कर रही थी। भैया मैंने आपकी जगह खाली कर दी है, जल्दी से यहाँ बैठ जाओ, इससे पहले कि कोई और बैठ जाए। वो उसके साथ लगती हुई इबादत के साथ खाली जगह की तरफ इशारा करने लगी। और कौन बैठेगा इस जगह पर मेरे अलावा? कोई बैठकर तो दिखा दे, अब तो हम उठाने का हक रखते हैं। वो आंख दबाकर कहता आराम से उसके साथ वाली जगह पर आकर बैठ गया, जबकि उसके आने पर वो थोड़ी सी पीछे को हटती उसके लिए और जगह दे चुकी थी। उसके बैठने पर हर तरफ से सीटियों और तालियों की आवाज़ गूंज कर इबादत को मज़ीद परेशान कर चुकी थी, जबकि वो सुकून से बैठा मुस्कुरा रहा था। यकीनन वो ये सारी चीज़ें बहुत इंजॉय कर रहा था, लेकिन इबादत को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। वो शर्मिंदा सी सर झुकाए बैठी उनकी हुटिंग के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी, जब अचानक ही उसने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे अपने करीब किया। अब बजाओ सीटियाँ और तालियाँ, उसने जैसे सबको वजह दी थी, जबकि वो सब हंसते हुए एक दूसरे में मगन हो गए। लेकिन ज़रान का हाथ अब भी उसके कंधे पर उसको अपने करीब किए हुए था। जब आहिस्ता से वो उसके बाजू पर हाथ रखता, उसे खुद से लगा आ गया। उसने परेशानी से सर उठाकर देखा, हर कोई अपने आप में ही मगन था। वो खामोशी से आंखें बंद कर गई। ज़रान, वो थोड़ा सा पीछे हटते हुए बोली। क्या हुआ? उसने सख्ती से पूछा। कुछ नहीं, बस। थोड़ा पीछे हटती सबकी तरफ वो देखने लगी, यानी उसे बाकियों का एहसास दिला रही थी कि उनके अलावा यहाँ और लोग भी हैं। भैया कौन से होटल में रूम की बुकिंग करवाई? उसकी शर्मो हया को समझकर वो बारीक से मुखातिब हुआ। वहीं पर एक होटल है, 3 रूम्स की बुकिंग कराई है, एक शहीर और अरूज के लिए, क्योंकि वो लोग अलग आए हैं अपने हनीमून के लिए। बाकी मर्दों के लिए एक कमरा और लड़कियों के लिए एक कमरा, वो भरपूर शरारत से बोला, जबकि ज़रान तो उसे घूर कर रह गया। अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं और इबादत भी अलग रहेंगे। आप लोगों को आपके रूम मुबारक हो, बस यही कहीं आगे रोक दीजिएगा। मुझे और मेरी बीवी को आप वाले होटल में रहना ही नहीं है। लगता है आप लोग भूल चुके हैं कि हमारी रुखसती हो चुकी है और अब से हम भी हनीमून के लिए ही आए हैं, उसने बड़े मज़े से बताया। जबकि इबादत को तो इस बात का अब ख्याल आया कि रुखसती के बाद उसे ज़रान के साथ उसके कमरे में रहना था, यानी कि हर वक्त उसकी निगाहों में, उसकी बाहों में। ज़रान का ख्याल आते ही उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। क्या ऐसा कुछ है?
क्या ऐसा कुछ है? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं बताया दादी ने। किसी ने भी तुम्हारे बारे में ये नहीं बताया कि रुखसती। और वैसे ये रुखसती कब हुई? इबादत। अब वो इबादत की तरफ मुतवज्जो था, जबकि उसके पूछने पर वो मज़ीद कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जवाब क्या दे। मुझे वो नर्वस होकर बोल ही नहीं पा रही थी। आज ही हुई है रुखसती, अगर कहें तो दादी को फ़ोन करके पूछ कर बता दूँ आपको। और मेरी बीवी से ज़्यादा सवाल जवाब ना करे, वो पहले ही कंफ्यूज हो रही है। वैसे भी दुल्हन से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं पूछे जाते। वो उसके गिर्द बाजू का हिसार बनाते बोला तो इबादत मज़ीद कंफ्यूज हुई। नहीं नहीं, दादी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी बात पर एतबार है। क्या याद करोगे यार, दे दी तुम्हें तुम्हारी बीवी, लेकिन वहाँ जाकर मत भूल जाना कि बीवी के अलावा और भी कुछ लोग तुम्हारे साथ जा रहे हैं। और ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, 4 कमरे बुक करवाए हैं मैंने। वो मुस्कुराते हुए उसे बताने लगा। अब ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि किसकी याद किसको आती है, या फिर सारा ध्यान मेरी दुल्हन अपनी तरफ खींच लेती है। वो पुरसकून से अंदाज में बोला, जबकि इबादत सर झुकाए खामोशी से उसकी बेबाकियाँ सुन रही थी। उन लोगों की गाड़ी सवात के एक बहुत मशहूर होटल के बाहर पहुंच चुकी थी, जहां उनके 4 कमरों की बुकिंग थी। एक कमरा बारिक और जोरिश का, एक कमरा अरूश और शहीर का, एक कमरा इबादत और जर्रान का, जबकि एक कमरे में 2 बेड थे जहां इज़ा और ज़बर रुकने वाले थे, क्योंकि इज़ा अकेले डर जाती थी और ज़बर उसे अकेले हरगिज़ छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता था। और वैसे भी यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ इज़ा के लिए ही वो आया था। अरे अरे, अब आप दोनों अपना हाथ छोड़ सकते हैं, ये नहीं कि रुखसती हो गई तो हाथ जुड़ गए। आप एक दूसरे के साथ ज़रा हाथ छोड़िए, हमें हमारी भाभी से ज़रूरी बातें करनी है। ज़रान ने उसका हाथ थामे होटल के अंदर आया तो इज़ा उसके पास आते हुए उन दोनों का हाथ अलग कर चुकी थी। इज़ू बच्चे ऐसे नहीं करते, उसने बड़े प्यार से उसे समझाना चाहा। क्यों नहीं करते? करते हैं। और वैसे भी हम आपको तब तक इबादत नहीं देंगे जब तक मैं अमीर नहीं हो जाती। मेरा मतलब है रस्में पूरी नहीं हो जाती पैसों वाली। आप भूल गए, जिस तरह मैंने शहीर भाई को लूटा है, जिस तरह बारिक भाई को लूटा है, इस तरह आपको भी लूटूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अपनी बहन के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। ज़बर उसके पास आकर रुक गया था। बेटा तेरी भी बारी आएगी। जरान ने घूर कर उसे देखा। बेटा अभी मेरी बारी नहीं, तेरी बारी है, और फिलहाल इज़ा के निशाने पर तू है, और मैं अपनी बहन का साथ निभा रहा हूँ, उसे इंसाफ दिला रहा हूँ। हाँ हाँ, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपको कोई हिस्सा नहीं दूंगी, ये बात मैं पहले बता रही हूँ। आपको चलो इबादत, आओ तुम मेरे साथ। आप तो चलो इबादत, आओ तुम मेरे साथ, और आप 2 घंटे के बाद आइएगा। वो इबादत का हाथ पकड़कर जोहरी और अरूज को अपने साथ ले गई, जबकि वो चारों बाहर की तरफ चलकर बैठने लगे। जबकि अचानक ज़बर ने पीछे मुड़कर देखा। क्या हुआ ज़बर, तुम ठीक हो ना? अचानक से क्या हो गया तुम्हें? बारिक ने परेशानी से पूछा। भैया मुझे लगा मैंने अभी यहाँ पर किसी को गुजरते हुए देखा, उस कमरे की तरफ किसी को जाते देखा। उसने अपने कमरे के बिल्कुल सामने वाले कमरे की तरफ इशारा किया। हाँ हो सकता है वहाँ कोई गया हो, होटल है यार, हमारा घर थोड़ी है जो हमारी इजाज़त के बगैर कोई नहीं आ सकता। जरान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बाहर की राह ली, जबकि ज़बर एक दफ़ा फिर से मुड़कर देखते आगे बढ़ गया। यार ये लड़कियां अंदर क्या कर रही हैं, इतना वक्त क्यों लगा रही हैं, और हमें अंदर भी नहीं आने दे रही। जरान थोड़ी देर पहले अंदर की तरफ गया, जब जोरिश ने उसे ये कहकर बाहर भेज दिया कि हमने कहा था ना 2 घंटे से पहले वापस मत आना, इसीलिए वापस चले जाओ, अभी 2 घंटे पूरे नहीं हुए। यार क्या कर रही होंगी ये लड़कियां, लड़कियों के हज़ारे काम यार कर रही होंगी कुछ, लड़कियों के हज़ारों काम होते हैं, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो सकता है उन लोगों ने कुछ बातें शातें करनी हो, पर्सनल चीज़ें डिस्कस करनी हो, हमें उन्हें प्राइवेसी देनी चाहिए ना। बारिक ने बिल्कुल रिलैक्स से अंदाज में कहा। भाई आप तो रहने ही दो ना प्राइवेसी, आपकी शादी को तो माशाल्लाह से 8 महीने गुजर चुके हैं, जितनी प्राइवेसी देनी है दे दो। मैं नहीं दे सकता, मेरी रुखसती आज ही हुई है, मुझे मेरी बीवी चाहिए और किसी भी कीमत पर चाहिए। जाकर अपनी बीवी से बात करें, और तुम भी जाकर अपनी बीवी से कहो कि मेरी बीवी मेरे हवाले करे। अब जरान ने शहीर को हुक्म दिया था। ओ हेलो, इज़्ज़त से, आपकी शादी आज हुई है, मैं तकरीबन 15 दिन पुराना दूल्हा हूँ, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड हूँ, और मेरे साथ इस लहजे में बात ना करें, शादीशुदा लोगों की ज़्यादा इज्जत होती है। और वैसे भी अभी तक आप सिर्फ रुखसती लेने में कामयाब हुए हैं, तो आराम से बैठ जाएं, लड़कियों को भी वक्त चाहिए होता है। जिस तरह दोस्त लोग आपस में बात करते हैं, इस तरह सहेलियों की भी आपस में बातें होती हैं, सो उन्हें बातें करने दें। और शुक्र अदा करें कि 2 घंटे के बाद आपको आपकी बीवी देने को तैयार हैं। वो हमेशा के लिए उन्होंने आपकी बीवी नहीं मांगी है, इसलिए आराम से बैठ जाएं, 2 घंटे सब्र करें, आपको आपकी बीवी वापस मिल जाएगी। वो बेफिक्र अंदाज में बोला, जबकि जरान का बस नहीं चल रहा था कि अभी अंदर जाए और उन लोगों से अपनी बीवी छीन कर लिया, जो पता नहीं उसकी बीवी पर कब्जा जमा कर उसे कौन कौन सी पटियां पढ़ा रही थी। यार इतनी लंबी बातें कौन करता है, कौन सी इतनी लंबी बातें चल रही हैं इनकी।
थोड़ी देर के बाद उसे फिर से दौरा पड़ा, जबकि बारिक उसकी बेचैनी को महसूस करके मुस्कुरा रहा था, जबकि शहीर को भी उसकी हालत देखकर मज़ा आ रहा था। जब अचानक ही ज़बर का फ़ोन बजने लगा। डीएसपी सर का नंबर देखकर वो थोड़ा परेशान हुआ। देखो ज़बर, अगर तुम्हारे बॉस ने ट्रिप कैंसिल करके तुम्हें बुलाया है तो साफ इनकार कर देना और इस नौकरी पर 2 लफ्ज़ लानत भेजकर छोड़ देना। ये फैमिली टाइम है और तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। नहीं मतलब ये क्या तरीका हुआ, सिर्फ काम काम और सिर्फ काम, और वो तुमसे अपने भी काम लेता है, जो कि गलत बात है। खबरदार, जो तुमने उसके कहने पर यहाँ से वापस जाने के बारे में सोचा भी, साफ इनकार कर देना। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम उसके काम करने की हामी भर गए ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा ना होगा। मैं बिल्कुल भी लिहाज नहीं करूँगा, न तुम्हारा और ना तुम्हारे बॉस का। बारिक ने उसे फ़ोन उठाने से पहले ही वार्न किया था। जी जी भैया, आप परेशान मत हो, मैं भी बात करके आता हूँ। उस सर इस तरह अचानक से तो कभी भी फ़ोन नहीं करते, ज़रूर कोई ना कोई बड़ी वजह होगी। वो उनके करीब से उठते हुए एक साइड पर बनी जगह पर आ गया, जहां वो रिलैक्स होकर डीएसपी से बात कर सकता था।